नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएनडीआरआर ने दिव्यांगजनों और आपदाओं पर वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की। डब्ल्यूएमओ ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोप 28 आयोजन से पहले 2 हरित पहलें अधिसूचित की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR T सेल थेरेपी को मंजूरी दी। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम ने 2 वर्ष पूरे किए। खाद्य और कृषि संगठन ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने दिव्यांगजनों और आपदाओं पर वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में दिव्यांगजनों और उनके मुद्दों को शामिल करने में हुई प्रगति को समझना है। ये सर्वेक्षण 2013 के वैश्विक सर्वेक्षण की अगली कड़ी है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में दिव्यांगजनों और उनके मुद्दे को शामिल करने की दिशा में सीमित प्रगति ही हुई है। इस मामले में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति में कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिला है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस से पहले जारी की गई है। ये दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिवस लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई यानी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलिएंट फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। ये थीम सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 को 2015 में अपनाया गया था। ये 2015 में अपनाए गए विविध फ्रेमवर्क में से पहला प्रमुख विकास फ्रेमवर्क है। ये दिव्यांगजनों को अलग अलग प्रयासों में योगदान देने वाले हितधारकों के रूप में मान्यता देता है। साथ ही यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सभी नीतियों और कार्रवाइयों में उन्हें और उनके मुद्दों तथा चिंताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपदाओं के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करने की अवधारणा एवं पद्धति है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया कि 84% दिव्यांगजनों के पास आपदाओं से निपटने के लिए कोई व्यक्तिगत तैयारी योजना नहीं है। वर्ष 2013 के सर्वेक्षण में ये आंकड़ा 71% था। पर्याप्त अग्रिम चेतावनी के बावजूद भी 17% दिव्यांगों को सुरक्षित बच निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 86% दिव्यांगों ने ये बताया है कि सामुदायिक स्तर पर DRR निर्णय प्रक्रिया और योजना निर्माण में उन्हें कोई भागीदारी नहीं दी जाती। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR की स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति के कार्यान्वयन में मदद के लिए की गई थी। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में सहायता करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि आपदा जोखिम को कम करने और रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सभी उपायों में दिव्यांग और सामान्य व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दिव्यांगजनों को आपदा प्रबंधन योजना निर्माण, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बचाव योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया में दिव्यांगजन मुद्दों से संबंधित विशेषज्ञों को नेतृत्व की भूमिका दी जानी चाहिए। अगली खबर है, डब्ल्यूएमओ ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के जल संसाधनों का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% से ज्यादा वैश्विक जल ग्रहण क्षेत्रों और जलाशयों में बदलाव देखा गया है। इनमें से ज्यादातर सामान्य से ज्यादा शुष्क पाए गए हैं। मृदा में नमी और वाष्पोत्सर्जन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि मृदा की नमी और वाष्पोत्सर्जन में विसंगतियों ने भी नदी अपवाह स्थितियों में देखे जा रहे बदलावों को व्यक्त किया है। मृदा में नमी के बारे में रिपोर्ट ये कहती है कि ये भूमि की सतह या वायुमंडल अंतराफलक यानी इंटरफेस पर जल और ऊर्जा प्रवाहों के विनिमय को प्रभावित करती है। साथ ही ये धारा प्रवाह के सृजन को भी प्रभावित करती है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी या वनस्पति की सतह से जल वाष्पित होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हिमावरण और ग्लेशियर के बारे में रिपोर्ट में ये कहा गया है, एशियन वाटर टावर 2000 से 2018 तक इस क्षेत्र में कुल ग्लेशियर द्रव्यमान
अनुमान में लगभग 4.3% की कमी आई है। एशियन वाटर टावर बेसिकली इसमें तिब्बत पठार, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, पामीर और तिएन शान पर्वत शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। वर्ष 1980 से 2018 के दौरान ज्यादातर एशियन वाटर टावर में वार्षिक नदी अपवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए ऊपरी सिंधु जैसी नदियों में। रिपोर्ट में इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सक्षम करने के लिए उन्नत डेटा साझाकरण सुनिश्चित करना चाहिए, अधिक समन्वित जल प्रबंधन नीतियों को अपनाना चाहिए जो जलवायु कार्रवाई की अभिन्न अंग है। और अब बात करते हैं WMO के बारे में। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WMO एक अंतर सरकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे 1950 में WMO कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया। इसे पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार, भूमि और महासागरों के साथ इसकी अंतःक्रिया और इसके द्वारा उत्पन्न मौसम और जलवायु तथा इनके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति समर्पित एक संस्था है। WMO में 187 सदस्य देश हैं और 6 सदस्य क्षेत्र हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला टॉपिक है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने COP28 आयोजन से पहले 2 हरित पहलें अधिसूचित की। ये 2 हरित पहलें हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इकोमार्क योजना। इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये पहले लाइफ मिशन के विचारों के अनुरूप हैं। इस मिशन का उद्देश्य संधारणीय जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लक्ष्य विविध क्षेत्रों में अलग अलग हितधारकों जैसे समुदाय की पर्यावरण हितैषी कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। ये लक्ष्य बाजार आधारित तंत्र के जरिए प्राप्त किया जाएगा। साथ ही ये ग्रीन क्रेडिट भी जारी करेगा। ग्रीन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकेगा। इसे घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआती चरण में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मुख्य रूप से जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद GCP के प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। ये संस्था इसके कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए उत्तरदायी होगी। GCP कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम से अलग है। कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का हिस्सा है और इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत बनाया गया है। नई अधिसूचित इकोमार्क योजना 1991 की पहली अधिसूचना की जगह जारी की गई है। ये योजना ऐसे घरेलू और उपभोक्ता उत्पादों को प्रमाणन और लेबलिंग प्रदान करेगी जो भारतीय मानदंडों के मुताबिक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हैं, साथ ही विशेष पर्यावरणीय मानदंडों को भी पूरा करते हैं। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ साझेदारी में प्रशासित किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो मानक और प्रमाणन के लिए भारत का राष्ट्रीय निकाय है। इको लेबलिंग अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इको मार्क पोर्टल और नॉलेज और डेटाबेस प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए पहचाने गए क्षेत्र हैं वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और उनकी पुनर्बहाली, इको मार्क लेबल विकास और संधारणीय भवन तथा अवसंरचना। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। इस थेरेपी का नाम NexCAR19 यानी एक्टेलिकैप्टाजीन ऑटोलेयुसिल है। ये CD19 को टारगेट करने वाली पहली मानवकृत CAR-T सेल थेरेपी है। ये थेरेपी B कोशिकाओं में CD19 बायोमार्कर वाले रोगियों के लिए है। CD19 बायोमार्कर एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसरों का निदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक्यूट और क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर। इसे IIT बॉम्बे की इंक्यूबेटेड कंपनी इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी ने विकसित किया है। ये CAR-T सेल थेरेपी भारत को उन्नत कोशिका और जीन चिकित्सा में विश्व के अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर देगी। CAR-T सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक प्रकार है। इसमें उपचार के लिए T कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में T कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से बदला जाता है और इसके बाद ये बदली हुई कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी तरीके से नष्ट कर देती हैं। T कोशिकाएं प्रतिरक्षा
सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोग जनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी तथा कैंसर कोशिकाओं जैसी हानिकारक कोशिकाओं पर हमला करती हैं। CAR-T सेल थेरेपी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके उपचार में एक तो कम समय लगता है, क्योंकि इस थेरेपी में पीड़ादायक कीमोथेरेपी का उपयोग नहीं किया जाता है। ये लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि टी कोशिकाएं शरीर में दीर्घ काल तक बनी रह सकती हैं, इसलिए ये लंबे समय तक कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकती हैं और उन पर हमला कर सकती हैं। CDSCO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। ये औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2008 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है। इसका कार्य दवाओं के आयात को विनियमित करना है, साथ ही नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंजूरी देना है। CAR-T सेल थेरेपी में 2 प्रयोगशालाओं में CAR-T कोशिकाओं का विकास किया जाता है। CAR-T सेल थेरेपी के लिए सबसे पहले टी कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए रोगी से रक्त लिया जाता है। इसके बाद इस रक्त से कोशिकाएं निकाली जाती हैं और प्रयोगशाला में CAR-T कोशिकाओं का विकास किया जाता है। CAR के लिए जीन को प्रवेश कराया जाता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि CAR-T सेल थेरेपी कैसे काम करती है। इसके लिए सबसे पहले रोगी के शरीर से रक्त निकाला जाता है और रक्त के माध्यम से टी सेल्स निकाले जाते हैं और इन टी सेल्स को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है ताकि वो CAR-T बन सके। CAR-T सेल्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए उन टी सेल्स पर काम किया जाता है। फिर उन CAR-T सेल्स में CAR प्रोटीन डाला जाता है और उसके बाद में उनको लाखों की संख्या में ग्रो करने दिया जाता है। फिर उसके बाद में उन CAR-T सेल्स को पेशेंट में दोबारा से इन्फ्यूज कर दिया जाता है और फिर जब CAR-T सेल्स को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वो जितने भी कैंसरकारी जितने भी सेल्स होते हैं उनको किल कर देती हैं, उनको मार देती हैं। तो इस तरह से CAR-T सेल थेरेपी होती है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS-NMP 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करना है। 2 साल की पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की उपलब्धियों की बात करें तो इसने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रैंकिंग में भारत की रैंक 44 से सुधार कर 22 कर दी है। पिछले 2 वर्षों में 300 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिनका कुल खर्च 11,58,000 करोड़ रुपए आया है। परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले उसकी व्यवहार्यता पर विचार करने का समय 3-4 महीने से घटाकर अब 1 महीने रह गया है। इससे ईज ऑफ डूइंग में सुधार हुआ है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य उन्नत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। ये 2025 तक आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत 7 इंजनों द्वारा संचालित आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और ये इंजन है रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। इसके 6 स्तंभ हैं: भारतमाला, सागरमाला, ड्राई या लैंड पोर्ट, उड़ान जैसी अलग अलग अवसंरचना योजनाएं शामिल हैं। मिशन के तहत 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की अवसंरचनात्मक पहलों को समेकित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। पीएम गति शक्ति के स्तंभ हैं व्यापकता, यानी कि प्रत्येक विभाग एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेगा। दूसरा स्तंभ है प्राथमिकता, अलग अलग क्षेत्रकों के साथ अंतरक्रिया को संभव बनाया जाएगा। अनुकूलन, यानी कि सभी विभागों की गतिविधियां एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। समन्वय बिठाया जाएगा, प्रत्येक विभाग की गतिविधियों को समन्वित किया जाएगा। विश्लेषण किया जाएगा, संपूर्ण डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि योजना का प्रॉपर विश्लेषण हो सकेगा। साथ ही गतिशीलता यानी मोबिलिटी, सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए GIS प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। और अब बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO की। FAO ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये कृषि उत्पादन पर आपदाओं के प्रभाव का पहला वैश्विक आकलन है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं और खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि पिछले 30 वर्षों में आपदा की घटनाओं के कारण लगभग $3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की फसलें और पशुधन उत्पादन नष्ट हो गए। पिछले 25 वर्षों में फसल उत्पादन पर गर्मी और सूखे का प्रभाव लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया है। वहीं वानिकी पर भी इसका असर पड़ा है। हर साल पृथ्वी की सतह पर मौजूद लगभग 340 मिलियन से 370 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि के कारण जल जाता है।
वन कीट प्रतिवर्ष लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि की बात करें तो वर्ष 2100 तक कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र में मत्स्य संबंधी बायोमास 40% तक कम हो सकता है। ये रिपोर्ट कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन, महामारी, स्थानिक महामारी तथा सशस्त्र संघर्षों के व्यापक प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि खेत स्तर पर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीतियों में बहुक्षेत्रकीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण का दृष्टिकोण शामिल करना चाहिए। प्रत्याशित कार्रवाई में निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लिए ग्रामीण परिवार $7 तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कृषि घाटे से बच सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसके 195 सदस्य हैं। इसमें 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। डम्फा टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में मैडक यानी टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे बुफोइड्स भूपति नाम दिया गया है। डम्फा मिजोरम के पश्चिमी भाग में लुशाई पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिम में ये बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके पश्चिम में खाफ थलांग तुईपुई नदी और पूर्व में तेइरई नदी प्रवाहित होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ हुलूक गिबन, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, सुनहरी बिल्ली, हिमालयी काला भालू आदि पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है विजिंगम बंदरगाह। निर्माणाधीन विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को अपना पहला जहाज मिला। ये देश का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। ये केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। इसका 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये यूरोप, खाड़ी देशों और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्गों के निकट स्थित है। ये न्यूनतम तटीय बहाव वाले क्षेत्र में स्थित है। इसकी वजह से तल मार्जिन की कम आवश्यकता होती है। ये ईंधन के भंडारण के लिए आदर्श स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंच। भारतीय संसद ने नई दिल्ली में 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसकी मेजबानी IPU के सहयोग से की गई है। P20 शिखर सम्मेलन वैश्विक मदों पर चर्चा करने वाले G20 की संसद के अध्यक्षों की एक वार्षिक सभा है। अंतर संसदीय मंच यानी IPU 1889 में सांसदों के एक लघु समूह के रूप में स्थापित किया गया था। IPU का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है जो संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाता है। लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली को बनाए रखने तथा सभी के लिए प्रभावशाली, समावेशी, लचीली और नवोन्मेषी संसदों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसमें भारत सहित 179 सदस्य हैं और 14 एसोसिएट सदस्य हैं। नवरत्न का दर्जा। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये दोनों रेल मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। एक नवरत्न कंपनी के पास स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार होता है। नवरत्न का दर्जा विविध मापदंडों के आधार पर दिया जाता है। सबसे पहले तो CPSC जो मिनी रत्न श्रेणी 1 है और जिसने पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी MOU रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा चयनित प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। नवरत्न का दर्जा वित्त मंत्रालय प्रदान करता है। अगला टॉपिक है साइकी मिशन। नासा ने क्षुद्र ग्रह साइकी की ओर साइकी नामक अंतरिक्ष यान भेजा है। ये 6 साल की यात्रा पूरी करके इस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। ये दुर्लभ धातुओं से समृद्ध है। साइकी मिशन का उद्देश्य अब तक गैर अन्वेषित उन निर्माण खंडों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे कि आयरन कोर। पहली बार ऐसे खगोलीय पिंडों का परीक्षण करना है जो चट्टान या हिम से नहीं बल्कि धातुओं से बना है। एक अलग पिंड की आंतरिक संरचना की प्रत्यक्ष रूप से जांच करके पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों के भीतर की संरचना को समझा जा सकेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह की कई परतों के कारण इसके कोर का प्रत्यक्ष अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है नीलगिरी ताहर।
तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य नीलगिरी ताहर के मूल पर्यावास को बहाल करना, उनके सामने आने वाले खतरों से निपटना और इन प्रजातियों के बारे में लोक जागरूकता बढ़ाना है। नीलगिरी ताहर भारत में अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये पश्चिमी घाट का स्थानिक जीव है। इसे स्थानीय रूप से वरेयाडू कहा जाता है। 2 महाकाव्य शिलप्पाधिकारम और शिव कासिंदमणि में नीलगिरी ताहर का वर्णन मिलता है। IUCN में इसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है। अगला टॉपिक है कांवर झील या कंवरताल। इसे कबरताल आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। ये बिहार में स्थित है। ये झील सूखती जा रही है। कांवर झील मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इस झील को गंडक, बिया और करेह नदियों से पानी मिलता है। ये मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। यहाँ 58 तरह के प्रवासी जल पक्षी आराम करने और भोजन करने के लिए ठहरते हैं। ये गोखुर झील है। गोखुर झील एक नदी मार्ग के परित्यक्त विसर्प यानी मेंडर में स्थित झील होती है। सेबी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी दिशा निर्देशों में बदलाव किया। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी फर्म में 10% हिस्सेदारी रखने वाले भागीदार अब लाभकारी स्वामियों की परिभाषा में आएंगे। पहले ये आवश्यकता 15% थी। प्रधान अधिकारी अब प्राधिकारियों को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्टिंग करने को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता वित्तीय आसूचना इकाई भारत FIUIND को सूचित किया जाएगा। FIUIND मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ खुफिया जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जगत गुरु बसवेश्वर। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की थी, जिसने सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी। 13वीं शताब्दी में पलुकुरुकी सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण है। उन्होंने लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा कर्मकांडों को खारिज कर दिया था। वे अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव और पशु बलि की निंदा की थी। बसवेश्वर ने वीर शैव नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित और प्रेरित किया था। ये शिव के उत्साही और वीर उपासक थे। उन्होंने लोगों को तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में खुशी से रहना सिखाया, जो बाद में शरण आंदोलन के रूप में जाना गया। उनका दर्शन अरिवु यानी सच्चा ज्ञान, लोकाचार यानी सही आचरण और अनुभव यानी ईश्वरीय अनुभूति के सिद्धांत पर आधारित था। बसवेश्वर के नैतिक मूल्य थे करुणा, समतावादी और निस्वार्थता। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।